नमन करता हूँ कि शक्ति से मेरे को मौका मिला। बनाराम मीणा जी सर डेरी का चेयरमैन था, माफी गरीब थे, किसान थे, एक एमडी था राजकुमार, तो वे किसी की तनख्वाह काट लेता, कभी है जो कमीशन लेता, मेरे से कहता ओए हरामखोर बैंचो तेरी तनख्वाह काटो, मेरे साथ जाति सोचे सब किया उसने। मैंने कि एमडी बहुत गलत बोल रहा है, बनाराम तेरे राज में मैं गाड़ी नहीं सुनूंगा, इनके साथ जो गलत हो रहा है इनको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने चेतावनी दी, उससे बोला एमडी से, मैंने तुझे गरीब के साथ बोलेगा करेगा ऐसे शब्दों की गरमा रखे। मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मेरे को बोलने का जोश ही ऐसा है। मैं पंच पड़ों चरण नमन करता हूँ, मेरे को गलत मत सोचना, शब्दों की गरिमा रखे। उसके बाद एमडी ने कहा तेरे को नहीं दूंगा, बनाराम की मेरी एटीएम की मशीन है, कोई व्यक्ति का नाम बोलूंगा, नाम नहीं लूंगा, तो समाज की बात तो बोलूंगा नहीं। व्यक्तिगत नाम के लिए। उसके बाद जो धर्म सत्य न्याय की लड़ाई होती है, तो धर्म सत्य न्याय की बात होगी। जब महाभारत हुआ था तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि धर्म क्या है, उसने कहा था कि धर्म पर धर्म की विजय, असत पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, यही धर्म है, यही कर्म है। समाज के लिए धर्म से न्याय की लड़ाई लड़ सकता है, मैं उसको नहीं माफी मांग रहा हूँ बार बार। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक ये बड़े बड़े लोग हैं इनका आप समाज में व्यक्तिगत नहीं करें, इनके साथ आप क्या करो। जब तक समाज के मेरे बाबा पंच पटेल जब तक ये मछुआरे लाभ इलाज नहीं करेंगे, जब तक ये पार इलाज नहीं हो सकती, मैं तारे साथ कह रहा हूँ इस बात को बोल। और फिर बता दूंगा मैंने आज नियम तोड़े, तुमको हरीश मीणा के समाज के ही है, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा बुराई में, उनको मैं बता दूँ बोल नियम नहीं तोड़े हो तुम, जाकर पता क्यों बोले सही बात। और कमिश्नर है सबको जाके बाहर बनाओ भाई कोई नाम मतलब आप होते के बाद बोलने की बात समाज की आएगी। देखो बोलने तो आवाज दबा रहे, जबकि समाज को आवाज दबा रहे, ऐसा आवाज दबा रहे तुम। टाइम होगा, टाइम है, टाइम हो गया। ठीक है तो सुनो मेरी बात, मेरे आपसे हाथों में ये नियम है, टाइम होगा, टाइम है। सबके सामने ड्राइवर किए थे, ये बड़े आदमी ने बड़े हाथों में हथकड़ी लगाई थी, बड़े समाज देखिए इस प्रकार से ज्यादा तो बोलने की इजाजत नहीं है, और आप ज्यादा वो करोगे तो देखो आपकी कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए आप बैठे रहे, क्योंकि यह व्यक्तिगत मामला नहीं चलता है। और ये मामला हमने पहले ही आपको ये सुना देते आपने सुने होंगे, किसी का व्यक्तिगत नाम लेना, किसी जाति विशेष का, किसी संप्रदाय का, किसी धर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको हमारे समाज सुधार के लिए विचार रखने हैं, वो विचार आपके अच्छे हैं, समाज मंथन करेगा, उनको विचार करेगा। इसलिए ये व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत नाम लेना चाहे कोई किसने, व्यक्तिगत जीवन में जाने क्या क्या घटनाएं होती हैं यार, ये तो पूरी दुनिया में होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मर्यादा में बोले, अन्यथा ये ज्यादा बैठिए फिर और कार्रवाई होगी। अब मैं आगे चलो, अगले वक्ता के रूप में, देखिए ये शांतिपूर्ण महापंचायत है, अगले वक्ता के रूप में, क्योंकि समय अभी अच्छे वक्ताओं के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना वक्तव्य रखें। प्रोफेसर गंगा साहब जी आइए और अपने विचार रखें। कोई नहीं, दोबारा आप सभी को मेरा नमस्कार। जो इसने हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए आप सब एकजुट हुए हैं, छोटेलाल की जन्मभूमि पे मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण पल है हमारे समाज के लिए, जब हम बहुत बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हो गए हैं। ये इसलिए भी जरूरी है, गांव के सब आपको अनुभव है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान क्या है उस बारे में मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं इसमें। जब राष्ट्रीय स्तर पर हमको मीणा आदिवासी हैं कि नहीं है, इस बात को लेकर आजकल बहुत सारे मैं टीवी चैनलों में बहस में जाता हूं, समाज का पक्ष रखता हूं,
और हमारे समाज में जो कुरीतियां विद्यमान हैं उनकी वजह से हमारे समाज के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो आज जब आपने ये फैसले लिए हैं तो हमको उन कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा और साथ में खुद को देश के दूसरे आदिवासियों के जैसा बनाना पड़ेगा ताकि हम अपने आरक्षण को बचा सकें, अपने अधिकारों को बचा सकें और अपने समाज को भी आगे ले जा सकें। हम देश के आदिवासियों से अलग होकर के नहीं चल सकते। आप जानते होंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिनमें हमारे आरक्षण के बारे में, हमें जो विशेषाधिकार प्राप्त है उन सबको छीनने के लिए अलग अलग समुदायों के लोगों ने ऐसे मुकदमे कर रखे हैं। और अब हमारे ऊपर सवाल उठने लगा है। आपको याद होगा जब गुर्जरों ने आंदोलन किया था तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया, सवाल मीणाओं के बारे में आया और बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने ये लिख दिया, ये अपनी रिपोर्टों में बताने लग गए कि कौमा लगने की वजह से ये शामिल हो गए। तो पहला तो हमको ये काम करना है कि खुद ये समझना है कि कोई कौमा लगने की वजह से नहीं, अपने इतिहास की वजह से, अपनी संस्कृति की वजह से हमको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। ये पहले हम खुद समझें और अपने बच्चों को समझाएं। ये पहला काम है ताकि हम अपने इतिहास को सही ढंग से जान सके। अगर हम अपने इतिहास को सही ढंग से नहीं जानेंगे तो दूसरे समुदाय का कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा हमारे सामने कुछ सवाल खड़े करेगा। हो सकता है किसी मंच पर खड़ा करे, हो सकता है किसी बड़ी जगह पर खड़ा करे। जैसे मेरे सामने टीवी चैनल में वो सवाल खड़े किए जाते हैं, वहाँ पर मैं जवाब देता हूँ। आप सबको अलग अलग जगहों पे जवाब देने हैं, लेकिन जवाब देने से पहले खुद वो स्पष्टता लानी है। इसके लिए जरूरी है कि मेरे ख्याल से हमारा समाज ये फैसला करे कि हम एक पढ़ने की आदत भी डालें, कुछ ऐसी किताबें छापें जो हमारे समाज के इतिहास के बारे में हो और उन किताबों को हम वितरित करें। जैसे चंदा इकट्ठा करके हम पंचायत कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा करके हम भगवान का मंदिर बनाने लगते हैं या और बहुत सारे काम करते हैं। उन सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले हम अपने समाज के इतिहास को जाने, अपने समाज की संस्कृति को जाने और तभी हम देश के दूसरे आदिवासियों से जुड़ पाएंगे। भील हमारे खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि हम उनसे थोड़े अलग हैं। अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अलग होने की प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत सारे अंधविश्वासों में गिरते चले जा रहे हैं। आज से 50 साल पहले आप में से कितने लोगों की जन्म पत्री और जन्म कुंडली थी? किसी की भी नहीं थी मेरे ख्याल से, मेरी भी नहीं है और मेरे माँ बाप को कोई जरूरत भी नहीं पड़ी उसकी। और मैं देश विदेश में हर जगह पर पढ़ा के आ गया, दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में मैंने भाषण दे दिए, कभी जरूरत नहीं पड़ी। उससे क्या काम अटकता है आज? लेकिन हम हर चीज में मुहूर्त निकलवा लो, उनको बुलवा लो, पंडित जी को बुलवा लो। जो हमने कदम कदम पर अपनी जिंदगी में अंधविश्वास घुसा लिए हैं, उन अंधविश्वासों को हमको छोड़ना पड़ेगा। वो अंधविश्वास हमारी आदिवासियत की पहचान नहीं है। कितने सारे देवी देवता ले आए आप बाहर से, कितने सारे बहुत सारे त्योहार ले आए जो हमारे त्योहार नहीं है, दूसरों के त्योहार है, उनके देवी देवता है। आपने जो ये मीन भगवान का लेकर के आए हैं, ये मीन भगवान भी आदिवासियों के कोई भगवान नहीं है। इस बात को आपको विचार करना पड़ेगा। कुछ लोगों को बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये आदिवासियत की पहचान नहीं है। आदिवासियत की पहचान क्या है? हमारे अपने पुरखे, उन पुरखों के प्रति सम्मान दे। अपने घर में पता चला कि माँ बाप की सेवा करते नहीं, माँ बाप का कहना मानते नहीं, और बाहर बहुत सारे हमारे लड़के हैं जो क्रांतिकारी बने घूम रहे हैं। पहले माँ बाप की सेवा करो, दादा दादी घर में उनकी सेवा करो। वो पहला धर्म है, एक आदिवासियत का धर्म है कि अपने पुरखों की सेवा करना, उनको सम्मान देना। और जो जितने सारे अंधविश्वास घुसते चले जा रहे हैं, उन सब से हमको बचना है। महिलाओं को बचाना है, क्योंकि महिलाएं अगली पीढ़ी तैयार कर रही होती है। वो छोटे बच्चों को सिखाती हैं। आजकल महिलाएं क्या सिखाती है कि अच्छा ये व्रत कर लो, ये त्योहार कर लो, ऐसे करना है, ऐसे रहना है। बेटियों को पढ़ना नहीं सिखा पा रहे। बेटियों को हमको पढ़ना सिखाना है। बेटियां अब कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सभी क्षेत्रों में वो आ गई हैं। लेकिन फिर क्या जरूरत पड़ गई कि हम रील बनाने लगे? अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए अगर कोई YouTube चैनल बनाते हैं, कुछ ज्ञान की बात करते हैं, समाज का बेटा है या बेटी है, दोनों को ही अवसर है, दोनों बनाएं, YouTube पे वीडियो बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन अपने आप का कोई अश्लील प्रदर्शन ना करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे समाज की मानहानि हो, दूसरे समाज के लोगों को हमारे ऊपर हंसने का मौका मिले, हमारे परिवार की बदनामी हो। ऐसा कोई काम ना करें। आपने नियम बहुत सारे बनाए, बहुत अच्छे अच्छे नियम है,
लेकिन एक दो नियमों के बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूँ। हमारे समाज का जो सबसे बड़ा कोड है वो है दहेज। उस दहेज को लेकर के मैंने देखा असेंबली की जो पंचायत हुई उसमें लिखा गया कि खुले तौर पे दहेज ना ले। ये क्या बात हुई कि आप चोरी करें लेकिन छुप करके चोरी कर लीजिए। मेरे ख्याल से सीधे सीधे आज इस कप्तान सुल्तान लाल की मातृभूमि पर, जन्मभूमि पर हम ये फैसला ले सकते हैं कि दहेज किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। ये बेटे वालों के लिए भी है, बेटी वालों के लिए भी है। बेटी वाले ये फैसला करवाना चाहते हैं कि लड़के वाला जेवर लेकर के आए, इसमें मेरी असहमति है। ये जेवर दिखावा इस सबको बंद कर दीजिए। अगर दोनों की रुचि होगी, आजकल सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर दोनों की रुचि होगी अपने आप खरीद लेंगे बाद में। आप कोई थोड़ा ऐसा संकेत रूप में कुछ उनको मान लीजिए उपहार, छोटा मोटा, बहुत छोटा वो देना चाहे, लड़का वाला लड़की वाला दोनों एक दूसरे को जो देना चाहे, लेकिन किसी की बाध्यता ना हो। आप ये नियम बना देंगे लड़का वाला जेवर लेके आएगा तो कल उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाएगा और फाइनली वो कहां से निकालेंगे उसको, जो आपने गुप्त रूप में दहेज के लिए एक जगह छोड़ दी है। वो कहेंगे ठीक है हम जेवर लेंगे 10 लाख का, आपसे ले लेंगे 50 लाख, क्या फायदा हुआ उसका। इसको पूरा बंद कीजिए, कोई लेन देन नहीं, किसी भी तरह का लेन देन पूरा बंद कर दीजिए। तभी जाकर के अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं अपने बच्चों को तो क्या देना है, अपनी बच्चियों को पढ़ाइए। दहेज की जरूरत क्यों पड़ती है कि लड़का देखते हैं नौकरी वाला और लड़की की नौकरी नहीं है, या लड़का देखते हैं बड़ी नौकरी वाला लड़की की छोटी नौकरी है, यहाँ पे दहेज के लिए गैप बन जाता है। बराबर वाले परिवार में शादी कीजिए। मैंने बहुत सारे आजकल ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पे शादियां टूट रही है। अगर शादी को लेकर बात करें, क्योंकि ज्यादातर किसानों के बच्चे हैं, किसानों के परिवार के संस्कार उनके साथ हैं और उनको पकड़ कौन लेते हैं, नौकरी वाले। नौकरी वाले अपनी बेटियों के लिए पकड़ लेते हैं। तो नौकरी वाले के परिवार के संस्कार अलग है और जो किसान के परिवार के संस्कार अलग है। अपने जैसा परिवार ढूंढिए और कोई लेन देन के चक्कर मत रहिए। दोनों अपने आप जितना चाहे उतना दुनिया भर को जीत सकते हैं, दुनिया भर की चीजें खरीद सकते हैं, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी की जिंदगी में कोई परेशानी आ गई, कई बार ऐसा होता है कि संबंध बन नहीं पाते ठीक से और समस्याएं शुरू हो जाती है, तो तब बेटी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। कैसे खड़े होंगे बेटी के साथ में कि देखिए राजस्थान सरकार ने तो नियम बना दिया, केंद्र सरकार ने भी नियम बना दिया कि बेटी का भी अधिकार है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहनों से साइन करवा लेते हैं कि नहीं तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इसमें, संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में। अगर बेटी कोई मुश्किल में है तो उस वक्त उसके साथ में खड़े होइए। आपके जीवित रहते हो मुश्किल में है तो बेटी को उसकी संपत्ति का अधिकार दीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं को दिक्कत क्या होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि उसको छोड़ के कैसे जाएं। वो रोजाना पीता है, दारू पीता है, लेकिन छोड़ के कैसे जाएं, अलग कैसे रहें। बच्चों को लेकर अलग भी रह सकते हैं क्योंकि कोई आर्थिक आधार नहीं है, खाएंगे कहाँ से। तो आप उसके साथ में एक संबल की तरह खड़े होइए और उसको आर्थिक मदद की जरूरत है तो उस वक्त आर्थिक मदद कीजिए जब वो परेशानी में है। जो आप दहेज के रूप में मदद करना चाहते हैं दिखावे के लिए या आप कोई लेन देन के रूप में, वो कोई काम का नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी तो है तो बेटी को इतना सक्षम बनाइए, इतना पढ़ाइए कि वो दामाद से कहीं पीछे ही ना रहे, वो अपने फैसले जिंदगी के खुद ले सके और तो कभी कोई आर्थिक मसला आए नहीं उसकी जिंदगी में। इन प्रश्नों पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। जब बेटे बेटी को बराबर समझेंगे तभी हो पाएगा। एक बात और है कि आप लोगों ने डीजे पे पाबंदी लगा दी। डीजे पे पाबंदी लगाना ठीक है, लेकिन आदिवासी समाज की विशेषता, दुनिया के किसी भी आदिवासी समाज में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका तक, कहीं भारत के हर आदिवासी समाज में चले जाइए, वहाँ पर नाच गान पे कहीं भी प्रतिबंध नहीं है। और नाच गान मतलब स्त्री पुरुष साथ में भी नाच सकते हैं, लेकिन उसमें हमको मर्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो गाने को ऐसा लगता है डीजे पे पाबंदी लगा दी जैसे गाने पे पूरी पाबंदी लगा दी। ये एक अच्छा मौका है कि डीजे को बंद करके हम अपने पुराने गीतों को, जो हमारे पुरखों से हमने सीखे हैं, उन पुराने गीतों पर। मैंने पहाड़ों में बहुत सारी शादियां अटेंड की, झारखंड में बहुत शादियां अटेंड की, छत्तीसगढ़ में शादियां अटेंड की, देखा हूं कि वो कोई भी डीजे नहीं चलाते, या ये बॉलीवुड के या ये जिस तरह के पॉप सॉन्ग है ये कोई नहीं चलाते। वो चाहे म्यूजिक सिस्टम में बज रहा हो या मुंह से गा रहे हो, वो सब अपने पुराने गीत गाते हैं और साथ में मिलकर के सब नाचते हैं। तो ये तरीका होना चाहिए कि अपने गीत गाएंगे हम ये बॉलीवुड के सॉन्ग या कोई और दूसरे सॉन्ग हम नहीं सुनेंगे। ये डीजे बड़े बड़े नहीं चाहिए, हम मिलकर के गाएंगे, मिलकर के नाचेंगे और खुशी मनाएंगे। वो सिर्फ शादी की बात नहीं है, किसी कोई और खुशी का मौका हो सकता है, बाहर त्योहार का कोई दूसरा मौका हो सकता है। तो नाच गाने को हमारी आदिवासी संस्कृति
प्रोत्साहित करती है, लेकिन वो उसमें कोई अश्लील प्रदर्शन नहीं होगा, उसमें कोई भोंडापन नहीं होगा, उसमें एक सादगी रहेगी अपनी परंपराओं के अनुसार और पारंपरिक पोशाक में। आज देखिए एक हमारी बहन है जो वहाँ पे यूरोप में है, आप सब जानते होंगे, धौली मीना, वो वहाँ पर लहंगा लुगड़ी में हमेशा घूमती है। हमारी तो यहाँ पे दिल्ली पहुंच गई, जयपुर पहुंच गई, शर्म आने लग जाती है लहंगा लुगड़ी पहनने में। वो वहाँ पे यूरोप में पहुंच करके लहंगा लुगड़ी में घूम रही है, आप सब लोग धोती कुर्ता पहन करके आए हैं। ऐसे हमारी पारंपरिक पोशाक के साथ हम जाएंगे, इसी से हमारी आदिवासियत बची रहेगी। ये परंपराओं को, क्योंकि कल जब आप कोर्ट, हाई कोर्ट में जब ये सवाल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल चल रहा है, टीवी चैनलों में सवाल चल रहा है कि मीना कौन है, तो हमको अपनी पहचान के साथ में अपनी आदिवासी पहचान को बचा के रखना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को बचा के रखना पड़ेगा, तभी हमारे अधिकार बच पाएंगे और हमको एकजुट होना पड़ेगा। ये बात भाई ने गलत तरीके से कही, लेकिन कही सही कि हमको सिर्फ गरीबों के ऊपर सारे नियम लागू नहीं करने, जो ताकतवर है, किसी पद पर है, नेता हैं, अधिकारी हैं, उनको भी, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी समाज में लौट करके आते हैं, शादी होती है वो भी समाज में करते हैं, और जब टिकट के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तभी इन्हीं सीटों पर वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनको हमारी जरूरत है और उनको हम झुका सकते हैं क्योंकि हम जनता जनार्दन हैं। इसलिए आप उनको ये बातें मनवाने के लिए बात ही करिए। बहुत अच्छी बात है, आपने ये बर्थडे मनाना बंद कर दिया, लेकिन वो बर्थडे पे आप फोटो डाल रहे हैं अपने बच्चों के केक काटते हुए, तो उनको भी हमको पाबंद करने की जरूरत है, लेकिन वो शालीनता से होगा, आपस में कोई पैमाने से पैदा करके नहीं होगा। गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए एक ही नियम होंगे, और उन नियमों पर हम और देख सकते हैं कि आदिवासियत के हिसाब से क्या क्या जोड़ सकते हैं। उसके लिए आज सब हम लोग इकट्ठे हुए हैं। दूसरे आदिवासी समाजों में क्या क्या परंपराएं हैं, उन परंपराओं में से कौन सी परंपराएं हम अपने लिए ले सकते हैं, इन सब बातों पर विचार करके निश्चित तौर पर आज की ये महापंचायत कुछ अच्छे फैसले लेगी और हम अपने समाज को आगे ले जा पाएंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने, वैसे तो आपको बहुत समय चाहिए, लेकिन आपने शॉर्ट में अपनी बात रखी और विशेष तौर पर दिया आदिवासियत को बचाए रखने पर जोर। और ये आदिवासियत पर बचाए रखने का जोर इसलिए दिया कि डीजे वाले कई तरह के उत्तर करते हैं, डीजे का कई तरह से वो हो रहा है मामला। ये आदिवासियत जब बचेगी जब हमारी पुरानी संस्कृति को बचाए रखेंगे, और पुरानी संस्कृति है गाकर के नाचना। ये नहीं है कि गाना कुछ चल रहा है और हम गा ही नहीं रहे, वो नाच रहे हैं वैसे ही। तो इसलिए इस पर आपने अपने अच्छे विचार रखे। इसके बाद मैं स्थानीय गांव निवासी छोटेलाल जी डाबला, वो अपने विचार रखेंगे, क्योंकि स्थानीय गांव के हैं, अपने गांव की मर्यादा रखते हुए वो अपने विचार रखेंगे। आइए से आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक मंच पर बैठे सभी बुद्धिजीवियों को सामने विचार करना, जो बैठी है उसको मेरा आपके चरणों में मेरा चरण स्पर्श। जो भी मेरे से कोई गलती हो जाए मेरे को बच्चा समझ के माफ कर देना। कई बार ऐसा होता है आदमी जो उसमें गलत वर्ड यूज कर देता है, तो उसको मुझे माफ कर देना। मैं सबसे हेलो मैं सबसे पहले समाज के लिए जो समाज सुधार में वो मेरी तरफ से जो एक विचार है, जो पहले वक्ताओं ने भी बताया कि जेवर लड़का वाला लेना चाहिए, लेके आने से पहले अपने पहले जो बुजुर्ग थे वो अपने लड़का वाला ही लेके आता था, उसकी श्रद्धा के अनुसार, चाहे कितना भी लेके आओ। आजकल वो सारा लड़की के ऊपर, लड़की वाले के ऊपर डाल दिया। तो मेरा कहने का ये कि जो समाज इस पर विचार करे, जेवर लड़का वाला ही लेना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे सारा समाज का मैट रहे, जो सारे समाज बात करेगा वही हमें मंजूर है। दूसरी बात ये दहेज प्रथा, जो दहेज प्रथा में कई पंचायत में मैं किसी का पर्सनल नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन ज्यादातर मुझे माफ करना इस चीज के लिए डीजे पे इतना प्रेशर दे रखा है, जितना प्रेशर दहेज प्रथा भी कर नहीं दे रहे। दहेज प्रथा को दो भाई, दहेज प्रथा कहते हैं अब दहेज जो गुप्त दी जाए, दहेज क्यों दी जाए, उसको मना ही करो, दहेज नहीं दी जाएगी। इस पे इतने डीजे पे आप प्रेशर दे रहे हो, देश पे तो डीजे अपना आप ही बनता है, डीजे वाला कीमत ही है, जो अपने फंक्शन में डीजे लेके आए, डीजे वाले तो अपना बुला के लेके आते हैं। तो मेरा कहना क्या है, देश पे सबसे ज्यादा जोर दो, ये अपने समाज की सबसे बड़ी कुरीति है, ये बंद हो जाएगी, डीजे अपना बंद हो जाएगा। तीसरी बात मेरी ये है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा विचार है, अगर समाज गंगा इस बात को पास करती है तो बारात रात में आवे दिन में,
ये समाज के ऊपर डिपेंड है, ये कोई कुरीति नहीं है। और बारात रात में, पहले अपने बड़े बुजुर्ग थे वो बारात को रात में ही लेके आते थे। उनकी पीढ़ी पे अभी भाई एक प्रवक्ता ने बताया था कि करते पुराने रीति रिवाज लेके आओ तो बारात अपने पहले दिन में जाती थी। सभी पंच पटेल बैठे, मैं तो चलो छोटा सा आदमी, मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन जो अपने पंच पटेल बैठे ये पहले बारात दिन में आती थी। इसके बारे में बताओ, पहले बारात दिन में आती थी, नहीं आते तो रात में जो बारात आते उसमें अपना पूरा समाज विचार करे। ये अपने समाज के लिए कुरीति नहीं है, न इसमें कोई झगड़े वाली बात। लड़का वाला कहता है मैं तो दिन में बारात ले जाऊँ, लड़की वाला कहता है मैं रात में बारात ले जाऊँ। तो दोनों ऑप्शन खुले होने चाहिए। मैं समाज के सामने प्रस्ताव रख रहा हूँ, अगर मान्य हो तो समाज इसको पास करेगा, है नहीं मान्य तो मैं आपके चौथे पॉइंट में नहीं शामिल हूँ। मैं लेकिन मेरी तरफ से मैं पर्सनल कह रहा हूँ इस बात को। चौथा मेरा पॉइंट ये है, अगर जैसे किसी भी समाज में, मेरे समाज में लगा, आप आपके गांव में लगा लो, मेरे गांव में लगा लो, या किसी दूसरे गांव में लगा लो, उसी गांव का लड़का और उसी गांव की लड़की या बहू बेटी उसी गांव में रखता हो तो वो शोभनीय है। वो पंच है यहाँ जो बैठे जाते पे, उनको पता है इस बात का, है उन्होंने उनका एक्शन क्यों नहीं दिया। यहाँ तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज के सामने आ जाते हैं, लेकिन अपने अंदर देखो, दिल के अंदर देखो, उनके दिल में क्या बड़ा। यहाँ तो हमसे कहते हैं हाँ जी ये पॉइंट फॉलो होंगे और मजा के मना कर देंगे, अगर ऐसे नहीं होना चाहिए है। उस बात को लागू करो। जो ये यहाँ बैठते हैं ये भोले भाले आदमियों को पकड़ के यहाँ लाके बैठा देते हैं। जो हमारे पटेल, चलो मैं इनके ऊपर नहीं कह रहा, हमारे जो अध्यक्ष महोदय कहीं भी बैठा तो वो बैठ जाते, उनको समाज में एक्सपर्ट ज्ञान हो। हमारे अध्यक्ष महोदय ऐसे, उनको चलो मैं नहीं कहना चाहता उस बात को, ऐसे भोले भाले आदमियों को अध्यक्ष पद पे वो बैठा जिसको समाज के बारे में नॉलेज हो। मेरे कहने का मतलब यही है, अब जो गांव में, किसी भी गांव में जो भी कमेटी नियुक्त करो, वो ऐसी कमेटी नियुक्त करो जो पूरा समाज उनकी बात को माने, ना कि आपने 10 के आदमी नियुक्त कर दिए आपकी मर्जी से आए, उसमें 2 ही आदमी। वो कमेटी किस काम की है? अपने समाज में जैसे मान लो 14 नियम को फॉलो करने हैं, तो 14 नियम में वो कमेटी वाले जो अपना समाज अपने गांव में जो कमेटी नियुक्त करेंगे, वो कमेटी है, वो कमेटी उनको फॉलो कराएगी। लेकिन लोग कमेटी वाले उसमें टाइम जाके अड़ा देते हैं कि आपको ये काम नहीं करना, आप नहीं आए। ऐसे आदमी में कमेटी की कोई जरूरत नहीं है। वो आदमी यही है जो उस कमेटी में अड़ंगा लगाते हैं, गाँव के सुधार काम में अड़ंगा लगाते हैं, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। दूसरी बात ये, चलो ठीक है बात खत्म होगी। समाज गंगा से मेरे से जो कोई गलती हो गई उसको माफ कर देना। मैं तो आपसे एक छोटा सा बच्चा हूँ, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। छोटे लाल जी ने अपने अच्छे विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए ये जाजम बैठी है, सब बातें आप अपने साथ रख रहे हैं, लेकिन एक ही पॉइंट पे आप विचार करें, वो थोड़ा सा ये है कि अपने हट करके कुछ विचार इस प्रकार से रखें। हाँ, पब्लिक बहुत है, देखिए पंच भी बाहर से भी आए हैं। आप वक्ताओं से निवेदन है कि 5 मिनट से भी कम अपना समय लें, जिससे 3 मिनट में अपनी बात पूरी करें। अब वैसे चाहे कोई है अच्छा वक्ता, कुछ बातें अच्छी हैं तो वो टाइम दिया जाएगा उनको, लेकिन ऐसी बात नहीं है हर वक्ता इसी प्रकार से टाइम देगा तो फिर थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में करौली जिले की टोडा भीम से आए भंवर सिंह मीणा को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने वक्तव्य रखें। भंवर सिंह जी आया सर, आइए सर। मेरे समाज के सभी पंच पटेल नौजवान भाइयों को मेरे राम राम। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो 14 बिंदु है सबका मंथन 1.5 महीने से चल रहा है, और जहां भी मैं पंचायत में जाता हूं तो मैं सबकी एक ही नजर से देखता हूं कि सुबह से शाम तक भाषणबाजी करते हैं, लास्ट में जाके एक फैसला होता है 14 बिंदु का माइंड होगा, और होना भी चाहिए। मैं हमारे प्रोफेसर भाई साहब ने भी जो स्पीच दिया था, मैं यहीं बैठा था, वो कह रहे थे अपने मुंह से कि भाई पुरानी संस्कृति पर पहुंचो। मैं सभी पंचों से निवेदन करूंगा, अभी 9 मार्च को महावीर मंच पर जो हमने करीबी रौसी की जो पंचायत देखी थी, वहां पे भी हम मंच पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन हमने उनसे कहा था कि भाई एक लोगाइयों ने गीत जोड़ा है, डीजे बंद कराया, रौसी की दांतली तय में। ये पुरानी संस्कृति है भाई हमारी, लेकिन 5 फरवरी
तो जो पहली पंचायत मीन भगवान मंदिर समिति में हुई थी, उसके बाद में शायद मेरे हिसाब से 15 नंबर की महापंचायत है समाज की। अभी तक किसी ने इस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं किया, भाई किसी की बहन बेटी पर इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। पुरानी संस्कृति के जो लोग हैं, एक मैंने दिन की बारात की सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी, उसमें जिस तरीके से इतने अभद्र रूप में मतलब गाने गा रहे थे वो लोग कि शायद हम सुन नहीं सकते। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा, मेरा निवेदन यह है कि जो 14 बिंदु बनाए हैं उन बिंदुओं को हमारे पंचों से हमने घर जाकर के भी संपर्क किया, पंचायतों में संपर्क किया, तो वो हर मंच की ओर से बोलते हैं कि भाई कुछ जल्दीबाजी में हमारे 14 बिंदु का फैसला ले लिया, और पब्लिक की राय ये भी है कि कुछ इसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो हमने पंचों का आदेश से हमने दिनांक 19 तारीख को, आने वाली 19 तारीख को उसी मंच पर मीन भगवान के मंदिर पर समलेटी गांव में पुनः एक महापंचायत का आयोजन रखा गया है, जिसका पंपलेट जारी हो गई। मैं सभी से निवेदन करूंगा अधिक से अधिक संख्या में पधारें और हमारे पंचों का सम्मान करें, हमारा समाज का सम्मान करें। दूसरी बात यह है कि मैं अभी जब रास्ते में आ रहा था तो सोशल मीडिया पर देखा कि यहाँ पे डीजे वाले भाई कम से कम 50 गाड़ी लेके आ रहे हैं, बाकी हमको ग्राउंड में नहीं दिख रही वो गाड़ी, हम भी नजर कर लें। भाई ऐसी पोजीशन क्यों आ रही है? भाई जहां भी यहाँ इसी पंचायत का हमने वीडियो देखा था, वो डीजे का सच के रोड पे निकल रहे हैं, तो मैंने उनको फोन करके भी बोला, मैंने भाई तुम इस तरीके से समाज का क्यों अपमान कर रहे हो पंचों का? तो वो कह रहे हैं भाई हम तुम्हारा दुख दिखाने के लिए जा रहे हैं। वाजिब बात है, आपके बेटे हैं, आप देखो फैसला इस हिसाब से करो पंचों, क्योंकि 2016 में जब महापंचायत हुई थी तो करीरी गांव में मैंने देखा, करीरी गांव में भी बढ़ चढ़ करके हर पटेल ये कह रहा था कि डीजे बंद होगा, फलाना ये होगा, बाकी 10 साल निकल गई, कुछ भी नहीं हुआ। हमारा समाज की इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हो? या तो किसी चीज पर प्रतिबंध लगाते हो तो पूर्ण रूप से लगाओ, और या फिर अगर अपना लेवल की बात नहीं है तो नए लड़कों को साथ में लेके चलो। जब तक युवा साथ में नहीं होंगे, जब तक मेरा हिसाब से बता रहा हूं कि कोई चीज पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो युवाओं की आवाज को आप सुनो, उनको मौका दो। आज मैं देखता हूं मंच पे नाम ले लेकर के या तो कोई अधिकारी इनका भाषण देगा या कोई राजनेता वाला देगा। भाई अधिकारी तो बड़ी बात करेगा, उसको तो नौकरी दी गई, नौकरी में उसकी बात करेगा। उन लोगों को देखो घर में 4 बेटे हैं, चारों बेरोजगार हैं, तो 4 बेटों का पालन कैसे होगा? आपको खूब पता है कि हमारे समाज के पीछे गवर्नमेंट इतनी लग रही है, नहीं कोई वैकेंसी में नंबर आ रहा। तो मेरा निवेदन ये समय कम है, आप सोच विचार के करें और जो हमने महापंचायत का आयोजन रखा है अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद गौर जी, आपने अपने विचार देखिए ध्यान से। आपका सबका स्वागत है, जो भी वक्ता अपने विचार रख रहे हैं, अलग अलग बिंदुओं पर अपने विचार रखें। इनकी क्रियान्विति कैसे हो सकती है इस पर फोकस करें थोड़ा। समाज इनकी पालना कैसे कर सकता है, कैसे इनकी पालना करवाई जाए, इस पर फोकस रखें, इस पर अपने विचार रखें। अगले वक्ता के रूप में दौसा बसवा से आए रामफूल भोपा जी को मैं वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। रामफूल भोपा जी, बोलो मीर भगवान की जय। बोलो मैं आदरणीय आज के इस मीणा महासभा के अध्यक्ष महोदय, हमारे समाज के सभी उपस्थित बंधु, आप हमको सबको ही पता है, अब पिछले 2 महीने से करीब पूरे राजस्थान में हमारे मीणा महासभा की पंचायतें हो रही हैं। ये पंचायतें विशेषकर क्यों हो रही है? इसमें मेन सब्जेक्ट यही है, समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं उनको समाप्त करना है। बंधु 5 तारीख को अपने समलेटी में जो पंचायत की थी,
वो पूरे राजस्थान में उसका मैसेज गया है, पूरा देश में गया है। परंतु हमारे समाज में मात्र 20% लोगों ने उस पंचायत को अपनाया है, जबकि अदर समाज ने, आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, गुर्जर समाज है, माली समाज है, राजपूत समाज है, भैरव समाज है, उन्होंने बिगड़ मीटिंग किए हुए हमारी जो मांगे हैं, 21 सूत्री मांगे हैं, 14 है, 15 है, उनको अदर समाज ने फॉलो किया है। लेकिन हमारा समाज में आज भी वो कम से कम 20% ही फॉलो हो रही है। आने वाले समय में बंधुओं, आज युवा पीढ़ी मात्र एक चीज पे जोर दे रही है, युवा पीढ़ी का समर्थन है, दहेज पूर्णतया बंद है। मेरे पास एक चीज सूत्री एक मांग पत्र है हमारा मीणा समाज की, जो निर्णय जो हमारे उसने सभी समाज ने संयुक्त रूप से लिया है, ये काफी लंबा है, बता देंगे आपको। इसमें पूर्णतया दहेज बंद है, पूर्णतया दहेज बंद है। लड़के वाला ही जेवर लेके आएगा, जेवर लेके आएगा तो ऑटोमेटिकली दहेज बंद हो जाएगा, ये मेरी निश्चित मेरा ऐसा मानना है। बंधु, जब हमारी शादी होती थी, जब भी हम जेवर लेके जाते थे। आज क्यों नहीं युवा पीढ़ी की जब शादी होती है तो जेवर लेके क्यों नहीं जा सकते? तो मेरा एक ये है। दूसरी बात, डीजे, युवा पीढ़ी दहेज बंद करने के पक्ष में है, लेकिन डीजे बंद करने के पक्ष में कम है। तो मैं निवेदन करूंगा इस युवा पीढ़ी से, करबद्ध निवेदन है मेरे इस मंच के माध्यम से युवा पीढ़ी को विशेषता के निवेदन करूंगा। अगर बंधु, इस डीजे में कुछ नहीं रखा। आज काल परसों एक अजमेर पुष्कर में एक घटना हुई है, एक तेज आवाज से एक वो डीजे बज रहा था, जिसमें एक वकील साहब थे, उसने उस डीजे की आवाज को कम करने के लिए कहा था, उसको पीट पीट के मार दिया। ये अखबार में भी पढ़ा होगा आपने। अब इसकी खबर काफी सुर्खियों में है। आज भी अजमेर जिला इस चीज को लेकर बंद है, वकीलों को हड़ताल चल रही है। दूसरी बात, अभी सर्दियों में आपने सुना होगा लाल सोट में पूरा गांव है कि मानिए हमारे विधायक जी थे उस शादी में, लड़के का चाचा का लड़का, उस बारात को लेट हो रही थी, 11 बजे हो गए थे, उसको जल्दी अपने दरवाजे पे पहुंचाने के लिए वो जल्दी ले जा रहा था। डीजे में लोग नाच रहे थे, डीजे को बंद कराने के लिए वो अपील कर रहा था, लेकिन असामाजिक तत्व ने उस लड़के के ऊपर गाड़ी खड़ा दी। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, उस लड़के की घटना पे मृत्यु होगी, मौत होगी। शादी खुशियों का माहौल था, वो गम में बदल गया। तो मेरा करबद्ध निवेदन है इस युवा पीढ़ी से, ये करबद्ध ये भूमि वो है जो हमें कप्तान छुट्टनलाल मीणा की भूमि है, जन्म स्थली वो है। उस बंधु, आपको ध्यान होगा, युवा पीढ़ी से मेरा करबद्ध निवेदन है, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमारा एसटी मीणा को एसटी में शामिल नहीं किया गया था। आपको भली बात इसका पता है, लेकिन उस धन्यवाद मां को जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, कप्तान छुट्टनलाल ने 16 फरवरी 1952 को बगरू महिला में एक मीटिंग का आयोजन किया। उस मीटिंग में 2 प्रस्ताव लिए थे। एक तो मीणा को जराइम पेशा कानून से, पढ़े लिखे विद्वान है बहुत, जराइम पेशा कानून में हम लागू होते थे, एक दूसरे थाने में जाते थे तो हमारा नाम दर्ज होता था। जराइम पेशा कानून से छुटकारा दिलाना, दूसरा मीणाओं को एसटी में शामिल करवाना, ये 2 प्रस्ताव पास किए थे। वो छुट्टनलाल कप्तान ने लक्ष्मीनारायण भगवान की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। हमारा विशेष अतिथि छुट्टनलाल जी कप्तान धरलाल काला बादल थे उसमें, और उसने जाके नेहरू जी से मिलकर काका कालेकर आयोग का गठन करवाया, कूटा मैगी का सर्वे करवाया, और उन्होंने हमारे 1956 में जराइम पेशा कानून को तुड़वाया, मीणा को एसटी में शामिल करवाया। बंधुओं, जो भी देन है आज आरक्षण की देन है तो माननीय छुट्टनलाल कप्तान की देन है, आज छुट्टनलाल कप्तान की देन है। यदि छुट्टनलाल कप्तान नहीं होता तो आपको कोई पूछने वाला नहीं था। और उसको मैं हमारे गांव में मीटिंग है, लेकिन मेरे को इस कर्म भूमि में मीटिंग होने की वजह से जिस वजह से मेरा मन कर रहा था, तो मैं निश्चित 2 मिनट के लिए जाऊं और मैं उस जगह पर पहुंचूं। तो मेरा बंधु, समाज बहुत लंबा है, बोलने का काम होता है। मेरा करबद्ध निवेदन यही है, आप एकता में रहो, नियमों का पालन करो, स्वस्थ रहो, शिक्षित बनो और कर्म मुक्त समाज। ये क्यों चला है, ये 21 मांगे क्यों उठाई है?
ये निर्णय क्यों करे? अब इसमें कर्ज में डूबता है समाज, इसमें कर्ज में डूबता है समाज। बड़े बड़े डॉक्टरों से करते हो, 5-5 लाख रुपए आप टेंटों में देते हो, तो इसको कम करो। कर्ज मुक्त समाज होगा तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भोपाल जी, आपने अपने वादी पंचायत होते हुए भी यहाँ हमें समय दिया और अच्छे विचार रखे। अब अगले वक्ता के रूप में स्थानीय तहसील से मैं राम सिंह जी बड़ला, जो कि राष्ट्रीय जनसेवा टीम के अध्यक्ष हैं, राम सिंह जी बड़ला, आइए साहब अपना वक्तव्य रखें। समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वक्ता बहुत हैं, पूरे प्रदेश से वक्ता आए हैं, सभी अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। आदरणीय समाज, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। समाज सुधार के लिए जो नियम बन चुके हैं और उनको माना भी जा रहा है, मेरा ये निवेदन है कि ये सभी नियम माने जाएं। विशेषकर मैं अपना समय को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 2 निवेदन करूंगा। सबसे पहला निवेदन है कि गांव गांव में एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया जाए। इसके लिए प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी खोला जाए, क्योंकि जब आपका एजुकेशन बढ़ेगा, आपके बच्चों का एजुकेशन बढ़ेगा, तो अंधविश्वास सबसे ही दूर हो जाएगा। इसको मेरा निवेदन है, जैसे आप बाकी कार्यों के लिए उगाई करते हो, पैसा डोनेट करते हो, तो आप मैक्सिमम पैसा अपने बच्चों के एजुकेशन में लगाएं। इसके लिए प्रत्येक गांव में आप सभी युवा साथी, पंच पटेल साहिबान एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करें और जिम्मेदारी लें। दूसरा मेरा निवेदन आप लोगों से है कि समाज से नशा की जो लत है इसको हटाया जाए, क्योंकि नशा हटेगा तो परिवार सुख में रहेगा, समाज सुख में रहेगा, इससे प्रगतिशील सोच डेवलप होगी। मेरे ये 2 मेरे निवेदन के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अच्छे विचार रखे। मैं अब रिटायर्ड नायब तहसीलदार रामचंद्र जी कानगो साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। पहला तहसील से वो आए हैं, आप अपने विचार रखें। कानगो साहब बैठो सर, बैठो। परम सम्मानीय मंच, श्री सुतनलाल जी कप्तान की जन्मभूमि को नमन करते हुए समस्त पधारे हुए गांव दूर दराज से सभी श्रोताओं को, दर्शन करने वालों को नमस्कार। समय की कमी है, इसलिए कम से कम बोलना, सोच बोलना जरूरी है। मेरा निवेदन यह है कि आज समाज ऐसे विकट स्थिति में पहुंच चुका है कि सब आदमी परेशान है, बड़े से बड़े अधिकारी भी, गरीब तो ही है। तो मेरा कहने का मतलब कि समाज आज 4 भागों में बढ़ चुका है, कर्मचारी अधिकारी के रूप में, एक गरीब के रूप में, एक मध्यम वर्ग के रूप में और एक धनवान के रूप में। कोई किसी की नहीं पूछ रहा है। अधिकारी बन गया तो नीचे नहीं देख रहा, नीचे देख रहा है जो ऊपर वाला सम्मान नहीं कर रहा। तो मेरा निवेदन यह है कि ये स्थिति आज नहीं, सदियों से ये दुगुन होती आई है। आज समय घाट में है, उस समय भी घाट में होता था जब राक्षस लोग देवताओं को परेशान करते थे। वो स्थिति आज मेरा समाज की है, उस पर हर समाज लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब देवता इकट्ठे होकर तय करते थे, वो स्थिति आज सारे समाज के गरीब युवा सब आए हुए हैं। तो भगवान शंकर को भी उसमें बोलने का मौका मिला। आज समाज ने मुझे मौका दिया। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तना बाहर नहीं फोड़ सकता। इतना बड़ा समाज है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। समाज का हाथ सत्ता है माताओं के हाथ में।
वो अगर चाहे तो सब कुछ सुधार हो सकता है, वो नहीं चाहे तो नहीं हो। इसलिए उनका ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति, ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो। क्यों आज के समय में महिलाएं माताएं इतनी पढ़ी लिखी हैं और आज भी उनके आगे प्रोग्रेस है। रामायण में लिखा है कि नारी विवश नर सकल गुसाई नाचे नट मर कर की नाई, अपन को बंदर है उनके आगे नाच से। और वही विश्व लेना, ये भेज लेना और बंद करना उनके हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। उनको सब कुछ ला सकते हो और सत्ता साथी तो उनके हाथ। जब तक उनको नहीं लोगे, युवाओं को साथ नहीं लोगे, काम नहीं होगा। बोलने का बहुत समय, आप जो सुनने वाले हैं ये बोलने वाले से ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? नचाने वाले आदमी हैं, हमको नाचने वाले सुनने के जरूरत नाचेंगे कैसे? तो ज्यादा बोलने की यही बात है कि मातृ पक्ष का इसमें जब तक सहयोग नहीं लोगे आपके पूर्ण सुधार नहीं हो सकता। ये मेरी अनुभव की बात है। वो माताएं चाहेंगी, बहनें चाहेंगी, तो ही ये देश का सुधार होगा। इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बोलने में वक्त बहुत है, बोल नहीं सकते कि समय सीमा है। तो एक ही बात है, मेरे माताओं का सहयोग होना चाहिए। आज कहीं नहीं दी गई और उनके भी सुधार। बहुत 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 धन्यवाद कांडोगो साहब, आपने अपने विचार रखे। अब मैं मालाखेड़ा तहसील से पधारे पूर्व सरपंच इंद्र कुमार मीणा जी से निवेदन करूंगा कि वे भी अपना वक्तव्य दें। परम सम्मानित जाजम, मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं जाम मीणा की पावन धरा को नमन करता हूँ, जिसने परम सेठ के कप्तान छुट्टन लाल जी जैसे महापुरुष को जन्म दिया। साथियों, जिनके नाम से कप्तान छुट्टन लाल मीणा छात्रावास अलवर में संचालित है, जिसमें हमारे समाज के हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उन गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ लिख कर आज पूरे राजस्थान में नहीं अपितु देश और दुनिया में अपना प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। वो कप्तान छुट्टन लाल मीणा छात्रावास की देन है। उनके सुपुत्र साहब भी यहाँ विराजमान है, आदरणीय श्रीनिवास जी मीणा साहब। मैं आपका भी इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने बड़ा दिल दिखाकर अलवर जैसी बहुत अच्छी जगह पर आपने इतनी बड़ी भूमि दान दी है। मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, आप अपना धैर्य बना के रखें। आपकी बात भी हम यहाँ रखेंगे। जो युवा साथी आए, आप शांति का दान दे, आपकी बात रखने के लिए हम खड़े हुए हैं। भाई बैठे रहो, बैठे रहो। युवा साथियों की बात हमारे पास आ गई है। मैं समस्त सरदारी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं युवा साथियों का प्रतिनिधि बनकर उनकी आवाज आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। युवा साथियों से निवेदन है, आप धैर्य धारण करें। सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ये समाज में विराजमान है, आप सब अपना सहयोग दें। विराजमान जहां जो भी विराजमान है अपनी जगह बैठ जा रहे। ये उस महापुरुष की धरती है जिसकी वजह से आज हमें आरक्षण, संविधान में आरक्षण प्राप्त है। इसलिए मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि वो काम धरा को लज्जित न करे, आप मर्यादा का अनुशासन का परिचय दें। सभी युवा साथियों से गुजारिश है कि आप अपनी गरिमा बनाए रखें और अनुशासन का परिचय दें। अभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर सभी से भरते रहते हैं और आमने सामने के चलने का आराम से करिए। और एक यहाँ कमेटी का जो भी मुख्य आदमी है और मेरा निवेदन है, अगर कोई डीजे वाले का कोई भी अगर बातचीत करने के लिए आता है तो कोई मुख्य आदमी, केवल एक मुखिया, एक आदमी, केवल एक आदमी डीजे वाले का जो भी मुखिया है वो यहाँ आ जाए, उससे हम आराम से समाज के बीच बैठ के जो भी बातें उसको समाधान करेंगे। हेलो सभी पांडाल में आ जाए, आप सब पांडाल में आ गए।
युवा चुपचाप बैठ जाइए, तुम आप अपना कार्य करें। आप ध्यान मंत्र को आप याद हो, बोलिए साहब, आप बैठ जाइए, ऐसा खराब नहीं करे भाई। युवा साहब भी आप समझ सरकारी संविधान में स्थान ग्रहण करें। युवा साथियों का एक प्रतिनिधिमंडल जागरण पर आ जाए, युवा साथियों का एक प्रतिनिधिमंडल आप जागरण पर आ जाए। सभी राजवाड़ों, सभी समाज लोगों से जाने भाई, भाई जागरण से खड़े ना हो। आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है, जागरण पर बैठे रहे। आप खड़े हो, आप ही व्यवस्था निभा दो। जो जाली खड़े वही बैठ जाए, जो जाली खड़े हैं वही बैठ जाए। आप सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए। वो केवल अपनी बात रखने के लिए आए हैं। आप बैठ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं होगी। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। ना है हेलो भाई, ये पीछे खड़े सब बैठो इसे ही। मैं दिखाई बात नहीं। भाई पीछे वाला बैठो नीचे, आइए संचालन करिए आप। ये तो खड़े से बैठो नीचे। हेलो देखो, ये समाज की, अरे बैठो नीचे एक बार। बाहर से आए सभी समाज से बंद करने की जरूरत करता हूँ कि अपनी जागरण पे आगे बैठे। आप सभी मेरे समाज के मानवों से निवेदन है कि आप समाज के इस मंच पे आके बैठे, जागरण पे बैठे। आप चला के व्यवस्था खराब कर रहे हो, बाहर जा रहे हो। उन लोगों को अपने समाज के वो आएंगे, अपनी बात शांति से रखेंगे, अपने सुनने में बैठे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ तुम वहाँ उल्टे उनके पक्ष में बजा रहे हो, बाहर जा रहे हो। ये तरीका है तुम्हारा, ये गलत तरीके से काम दे रहे हो। समाज से बंद करो, आप यहाँ आओ और आके अपनी बात में शांति से रखो। बुलाने का सब व्यवस्था पंच पटालन ने कोई भी व्यक्ति, व्यवस्था कोई किसी भी मामले खड़ा होगी वहाँ, वो अपनी पर्ची यहाँ दे जाए, केवल एप्लीकेशन के रूप में। यदि किसी की समस्या है, नहीं बोलने का अनुमति नहीं दी जाएगी। अपनी एक एप्लीकेशन परियोजना की यहाँ दे जाए, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं। सुनो एक मिनट, हमारे समाज के मेरे बुजुर्गों, अगर ये माहौल कप्तान की जन्मभूमि में अगर करे तो हमारे हाथ में छुरी नहीं है। सुरक्षा दिन में कोई बाहर आगे आता है तो मत लो उसको, कोई बात नहीं। शांति से मीटिंग चलेगी, हाथ में छुरी नहीं है। क्या भी छोटे मोटे बात नहीं है, ये बात में तमाशा नहीं है। समझ कर ले, कोई हाथ में छुरी नहीं है। बस आप एक कोई बीजेपी चिट्ठी फिटन में कोई सुनेगी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं सुनेगा। ज्यादा कह दो मजा खेलो। देखिए बैठ जाए शांति से। कोई भी, सभी लोग शांति से बैठ जाएं। ये व्यवस्था मंच का हाईजैक नहीं किया जाएगा। देखिए वक्ता अपने विचार रखेंगे। अब इंद्रमल सरपंच जी अपनी बात पूरी करेंगे और कोई आवाज नहीं आएगी बीच में। मैं समस्त सरदारी से निवेदन करना चाहूंगा कि
देखिए, जिम्मेदारी की जो भावना से सभी को सम्मान मिलता है, वो जो समाज, भाई सामने से खड़े रह जाओ, सामने से खड़े रह जाओ। समाज में विचार में गाँव का भी आवाज व्यक्त करना चाहूंगा। रवि और दिव्य ये कार्यक्रम नया समाज गंगा के लिए रखा है, शानदार व्यवस्था है, और सब इसमें सहयोग करें, व्यवस्था न फैलाए। मैं अपनी बात को चालू रखूं कि ईमानदारी से समाज की जो जिम्मेदारी जो पंच पटेल साहिबान निभाते हैं, निश्चित रूप से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। समाज के बुजुर्गों का मान सम्मान करना हम सभी युवा साथियों का दायित्व है, धर्म भी है, क्योंकि रामायण में भी लिखा है कि जो भी अपने बुजुर्गों का, अपनी पीढ़ियों का, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता, उसका देवता तो क्या, उसकी भक्ति को भगवान भी स्वीकार नहीं करता, उसका घर का पानी मदिरा के समान होता है, पीने योग्य नहीं होता। इसलिए सभी युवा साथियों से गुजारिश है, आप अपने बड़े बुजुर्गों का, पंच पटेलों का मान सम्मान करें, ताकि हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि हमारे समाज के पंच पटेल साहिबानों की यश और कीर्ति में कहीं कोई कमी आए। हमको वही काम करना है जिससे हमारे समाज के पंच पटेल साहिबानों का, हमारे माँ बापों का, हमारे बुजुर्गों का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, मैं बुजुर्गों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनको उत्पाद क्या विष्णु को घट गए, दुर्गो ने मारी लात। ये युवा साथी जो डीजे की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से एक बात में जरूर कहना चाहूंगा, 1 मिनट में मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।